हेलो दोस्तों, जियो वेल मनी सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने पास में मानचित्र जरूर रखें और जो मैं बताता हूँ वैसे वैसे आपको जानकारी उस मानचित्र में बढ़ती रहनी है और उसके नोट्स भी बनाने हैं आपको। तो देखिए, सबसे पहले हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देशों के बारे में जानते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत कुल 13 देश आते हैं। उनमें देखिए, जो सबसे बड़ा देश आता है वह है ब्राजील देश। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। और उसके बाद में आता है बोलीविया देश है और चिली देश आता है और यहाँ पर अर्जेंटीना देश है, ये उरुग्वे है और पराग्वे देश है और ये पेरू देश है और ये इक्वेडोर देश है। और यहाँ पर आता है कोलंबिया और कोलंबिया के बाद में आता है वेनेजुएला। तो 10 मुख्य देश हैं। उसके बाद में आता है गुआना 11, सुरीनाम 12 और फ्रेंच गुआना 13। तो इस तरह से दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत कुल 13 देश आते हैं। तो हम 13 देशों की राजधानी भी देख लेते हैं। जैसे जो ब्राजील की राजधानी आती है ब्राजीलिया और पराग्वे देश की राजधानी आती है असुनसियोन इसकी राजधानी है। और उरुग्वे देश की राजधानी है मोंटेवीडियो और अर्जेंटीना देश की राजधानी है ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना देश की राजधानी है। और चिली की आती है सैंटियागो और पेरू देश की राजधानी है लीमा और बोलीविया देश की राजधानी है लापाज। और इधर इक्वेडोर देश की राजधानी आती है क्यूटो और कोलंबिया देश की राजधानी आती है बोगोटा और वेनेजुएला देश की राजधानी है कराकस। तो इस तरह से मुख्य देशों की राजधानियां थी। अब इसमें जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है वो ब्राजील देश है। अब ब्राजील ऐसा देश है जिसकी सीमा इसके 11 देशों से लगती है, केवल 2 देशों से इसकी सीमा नहीं लगती। उनमें एक तो आता है चिली देश के साथ में ब्राजील देश सीमा नहीं बनाता है। और दूसरा देश आता है इक्वेडोर देश जिसके साथ में सीमा नहीं लगती। बाकी सभी 11 देशों के साथ में ब्राजील देश की सीमा लगती है। और जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो स्थान है, यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश आता है वो एशिया है, दूसरे स्थान पर अफ्रीका, तीसरे स्थान पर उत्तरी अमेरिका और चौथे स्थान पर आता है दक्षिण अमेरिका। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का चौथा स्थान है विश्व में। और जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है वह है एशिया, दूसरे स्थान पर अफ्रीका, तीसरे स्थान पर आता है यूरोप और उसके बाद में आता है उत्तरी अमेरिका और उसके बाद में आता है दक्षिण अमेरिका। तो इस तरह से जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का 5वां स्थान है। अब जो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसमें से कौन कौन सी रेखाएं मुख्य रेखाएं गुजरती हैं? तो उसमें एक रेखा आती है भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है, जो इक्वेडोर और कोलंबिया और ब्राजील देशों से होकर गुजरती है। तो भूमध्य रेखा इक्वेडोर और कोलंबिया और ब्राजील देशों से होकर गुजरने वाली रेखा है। और इसी तरह से यहाँ से मकर रेखा भी इसके दक्षिणी भाग से गुजरती है और मकर रेखा गुजरती है इधर चिली और चिली के बाद में अर्जेंटीना और अर्जेंटीना के बाद में आता है देश पराग्वे और पराग्वे के बाद में आता है ब्राजील देश। तो इस तरह से यह है मकर रेखा गुजरती है, चिली देश है, चिली के बाद में आता है अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील, यानी 4 देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है और 3 देशों से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। तो इस तरह से 2 मुख्य रेखा यहाँ से गुजरती हैं जिनमें भूमध्य रेखा थी और नीचे मकर रेखा आती है। अब इसमें 13 देश हैं जिनमें सबसे बड़ा देश है ब्राजील। अब इसके जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसके पूर्वी भाग में स्थित है अटलांटिक महासागर और इसके पश्चिमी भाग में स्थित है प्रशांत महासागर और इसके उत्तरी भाग में स्थित है कैरेबियन सागर और यहीं पर स्थित है मध्य अमेरिका। और मध्य अमेरिका में ही एक देश आता है पनामा और पनामा देश के अंतर्गत स्थित है एक पनामा नहर, जिसको हमने अलग से पूरे विस्तार से पढ़ लिया है। अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की हम कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो इसमें एक विश्व की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है और वो पर्वतमाला आती है यहाँ पर, जिसका नाम है एंडीज पर्वतमाला। और एंडीज पर्वतमाला का विस्तार इसके पश्चिमी भाग में स्थित उत्तर से दक्षिण तक देशों में फैला हुआ है।
तो ये पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला। और ये विश्व की सबसे लंबाई की दृष्टिकोण से सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसकी लंबाई 7,000 किलोमीटर से भी अधिक है। और यहाँ की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह चिली और अर्जेंटीना देशों की सीमा पर स्थित है, जिसका नाम आता है माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो चिली और अर्जेंटीना देशों की सीमा पर स्थित है। और जो एंडीज पर्वतमाला है, इसी पर्वतमाला में एक दर्रा भी स्थित है, और उस दर्रे का नाम आता है उस्पलाटा दर्रा। तो एक मुख्य दर्रा है जिसका नाम है उस्पलाटा दर्रा। और एंडीज पर्वतमाला है, इसके पश्चिमी भाग में दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली देशों की सीमा पर एक मरुस्थल है, और वह मरुस्थल है अटाकामा का मरुस्थल। और अटाकामा का मरुस्थल ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल की श्रेणी में आता है। और अटाकामा के मरुस्थल में विश्व का सबसे शुष्क स्थान भी है, जिसका नाम आता है अरीता। तो सबसे शुष्क स्थान आता है अरीता नामक स्थान, जो अटाकामा के मरुस्थल में स्थित है। और अटाकामा के मरुस्थल में ही यहाँ पर नाइट्रेट के भंडार देखने को मिलते हैं, तो इसमें नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। तो इस तरह से विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला थी एंडीज पर्वतमाला, जिसका विस्तार दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। और यहाँ पर कुछ ज्वालामुखी पर्वत भी हैं, जैसे इक्वेडोर देश में कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत है, और एक चिम्बो रोजे ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये भी यहाँ के ज्वालामुखी पर्वत हैं। इसके बाद में यहाँ की कुछ मुख्य नदियाँ भी आती हैं, जो विश्व में अपने आप में प्रसिद्ध है, जिसमें से एक सबसे लंबी नदी आती है, और वह नदी है अमेजन नदी। अमेजन नदी अफवाह तंत्र की दृष्टिकोण से यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जबकि लंबाई की दृष्टिकोण से यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। और अमेजन नदी ये पेरू देश में और अर्जेंटीना पर्वतमाला से निकलती है, और पेरू और इधर ब्राजील देश में बहते हुए और उत्तरी अटलांटिक महासागर में भूमध्य सागर के पास में गिर जाती है। इसकी बहुत अनेक सहायक नदियां हैं, लेकिन इनमें कुछ सहायक नदियों में आती है, जैसे एक पुरुष नदी है जो इसके दाईं ओर से मिलती है, और उसके बाद में एक नदी आती है मेदिरा नदी है, जो भी इसके दाईं ओर से मिलने वाली नदी है। और एक नदी आती है तपाजोस नदी, और यह भी इसके दाईं ओर से मिलने वाली नदी है। और उसके बाद में एक मुख्य नदी है जो जिंगू नदी है। तो इस तरह से दाईं ओर से मिलने वाली नदियां थी। और इसके बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में कुछ नदी आती है, जैसे एक आती है जापुरा नदी है, जापुरा नदी है, और भी कई नदियां हैं इसमें जो इसमें आकर मिलती हैं। तो ये जो अमेजन नदी है विश्व की और अफवाह तंत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, लेकिन लंबाई के दृष्टिकोण से नील नदी के बाद में दूसरी सबसे लंबी नदी है। और अमेजन बेसिन के अंतर्गत ही उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, और इन उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को सेलवास के नाम से जाना जाता है। यानी विश्व के सबसे सघन वन पाए जाते हैं अमेजन बेसिन में, और इन वनों को सेलवास के नाम से जाना जाता है। और अमेजन बेसिन के अंतर्गत ही एक जनजाति निवास करती है, और वह जनजाति है बोरो जनजाति। तो अमेजन बेसिन में ही निवास करती है। और अमेजन बेसिन के किनारे जो वन पाए जाते हैं वो बहुत अधिक सघन मात्रा में हैं। तो इन वनों को विश्व के फेफड़ों के नाम से जाना जाता है। इन वनों को विश्व के फेफड़ों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि विश्व में जितनी भी ऑक्सीजन का उत्पादन होता है उसकी 20% ऑक्सीजन का उत्पादन तो केवल अमेजन के वनों से होता है। और यही प्रश्न हाल ही में एग्जाम लगा है RS प्री 2023 में, वो प्रश्न पूछा भी गया है। तो इस तरह से एक मुख्य वन है। और जो अमेजन बेसिन है, अमेजन बेसिन में बहुत सारे सर्प पाए जाते हैं, जिनमें विश्व का जो सबसे बड़ा सर्प है एनाकोंडा सर्प भी अमेजन नदी बेसिन में देखने को मिलता है। तो इसी तरह से यहाँ पर और अन्य नदियां भी हैं, जैसे यहाँ पर एक टोकांटिस नदी है, और टोकांटिस नदी भी ब्राजील देश के अंतर्गत ही बहने वाली नदी है। और एक नदी आती है ओरोनिको नदी है, जिसका विस्तार मुख्य रूप से वेनेजुएला देश में है। और ओरोनिको की एक सहायक नदी आती है कैरोनी नदी, ओरोनिको नदी है, और ओरोनिको की सहायक नदी आती है कैरोनी नदी। ओरोनिको नदी है जो कि वेनेजुएला देश में बहती है, और इसकी सहायक नदी है कैरोनी नदी। और इस सहायक नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात
जिसका नाम है एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात बना हुआ है और एंजल जलप्रपात ऊंचाई की दृष्टि से सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई है 979 मीटर। तो इस तरह से विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो ओरोनिको की सहायक नदी पर बना हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पर और भी अन्य नदियाँ आती हैं, जिसमें आती है एक कोलंबिया देश में बहने वाली नदी है, जिसका नाम आता है मैगडेलिना नदी। तो मैगडेलिना नदी जो मुख्य रूप से और कोलंबिया देश में बहती है और जो कैरेबियन सागर में जाकर गिरती है। और इसके बाद में यहाँ पर एक नदी आती है जो एक ब्राजील देश से निकलने वाली नदी है, वह है पराना नदी। पराना नदी। और पराग्वे देश से निकलने वाली नदी है पराग्वे नदी। और उरुग्वे देश से निकलने वाली नदी है उरुग्वे नदी। तो इस तरह से 3 नदियां हैं और 3 नदियां सम्मिलित रूप से दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती हैं और 3 नदियों के सम्मिलित भाग को रियो डी प्लाटा के नाम से जाना जाता है। इन 3 नदियों के सम्मिलित भाग को रियो डी प्लाटा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से यहाँ की कुछ प्रमुख नदियाँ थीं, जिनमें हमने मैगडेलिना नदी थी, ओरोनिको नदी थी और अमेजन नदी थी, और यहाँ पर टोकांटिस नदी थी, और यहाँ पराना, पराग्वे और उरुग्वे नदियाँ थी। तो यहाँ की कुछ प्रमुख नदियाँ थी। इसके बाद में हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के घास के मैदानों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो घास के मैदानों में यहाँ पर दोनों प्रकार के घास के मैदान मिलते हैं, जिनमें उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी पाए जाते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी पाए जाते हैं। तो मकर रेखा के दक्षिणी भाग में यानी अर्जेंटीना में स्थित हैं, जिनको कहा जाता है पंपाज घास के मैदान। पंपाज घास के मैदान। और जो पंपाज घास के मैदान हैं, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के अंतर्गत आते हैं। अब इन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के अंतर्गत पशु चारण का कार्य किया जाता है और गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से पंपाज घास के मैदान थे, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है और अर्जेंटीना देश में इनका विस्तार है। उसके बाद में इधर एक ब्राजील देश है और ब्राजील देश के अंतर्गत इस वाले भाग में जो घास के मैदान मिलते हैं वह है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जिनको यहाँ पर कंपोज के नाम से जाना जाता है। तो ये घास के मैदान है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और उत्तर पूर्वी ब्राजील में जो घास के मैदान हैं उनको कटिंगा के नाम से जाना जाता है, उनको कहा जाता है कटिंगा। तो उत्तर पूर्वी ब्राजील में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को कटिंगा, जबकि ब्राजील के में जो संपूर्ण ब्राजील है इस वाले भाग में जो घास के मैदान है उनको कंपोज के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर आता है वेनेजुएला देश। और वेनेजुएला देश यानी जो ओरोनिको नदी घाटी क्षेत्र है उसमें स्थित जो घास के मैदान है उनको लानोस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर लानोस के नाम से जाना जाता है जो वेनेजुएला में घास के मैदान है। और ये घास के मैदान भी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर घास के मैदानों में पंपाज जो कि शीतोष्ण थे, कंपोज जो कि उष्ण घास के मैदान है, कटिंगा ये भी उष्ण घास के मैदान है, और लानोस जो भी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ के मरुस्थल और पर्वत और घास के मैदानों के बारे में पढ़ा है। अब यहाँ पर एक चिली देश है और चिली देश में एक विश्व प्रसिद्ध खान आती है और इस विश्व प्रसिद्ध खान का नाम आता है चोक्विकमाटा की खान। चोक्विकमाटा की खान। और चोक्विकमाटा की जो खान है ये विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। तांबे की खान है जो कि चिली देश के अंतर्गत है। तो चिली देश में चोक्विकमाटा की जो खान है वो तांबे की खान है और विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। इसी प्रकार से लोयस के लिए ब्राजील देश के अंतर्गत आता है और उसमें एक राज्य आता है मिनास ग्रास राज्य। मिनास ग्रास राज्य है और मिनास ग्रास राज्य के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है इटावरा की खान। और इटावरा की खान है यह जानी जाती है लौह अयस्क उत्पादन के लिए। यानी इटावरा की खान जो कि मिनास ग्रास राज्य में स्थित है ब्राजील के, और ये लौह अयस्क उत्पादन के लिए जानी जाती है। अब इसके अलावा यहाँ पर कुछ पेट्रोलियम या खनिज तेल के भंडार भी पाए जाते हैं और खनिज तेल के भंडारों में यहाँ पर जो मुख्य क्षेत्र हैं वो एक तो आता है ओरोनिको नदी घाटी क्षेत्र आता है। ओरोनिको नदी घाटी क्षेत्र है जो भी वेनेजुएला देश के अंतर्गत है। और एक मुख्य क्षेत्र आता है यहाँ पर मरिकेवो झील। तो यहाँ पर भी खनिज तेल का उत्पादन आता है। तो यहाँ पर जो दक्षिण अमेरिका देश हैं
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो वेनेजुएला देश है यहाँ पर मुख्य रूप से खनिज तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है और एक ओपेक संगठन के अंतर्गत भी इसको शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ जैसे लोहेस की खान थी, तांबा की खान थी और खनिज तेल के भंडार थे। अब इसके बाद में हम इसके कुछ आसपास, जैसे यहाँ पर दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में एक जल संधि आती है और उसका नाम है मैगेलन जल संधि। अब मैगेलन जल संधि है यह दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि और नीचे आता है टिएरा डेल फ्यूगो, इसके मध्य में स्थित है। और मैगेलन जल संधि इधर दक्षिणी अटलांटिक महासागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर के माध्यम से जोड़ती है। तो यहाँ की एक प्रमुख जल संधि थी। और यदि इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें हम, तो यहाँ पर जो ब्राज़ील देश है वो ब्राज़ील देश में मुख्य रूप से कॉफ़ी या कहवा का उत्पादन होता है। कॉफ़ी या कहवा का उत्पादन होता है। और जो ब्राज़ील देश है कॉफ़ी या कहवा के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। और ब्राज़ील में जो कॉफ़ी या कहवा के बागान हैं इनको फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। अब ब्राज़ील देश में जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है तो इसके आंतरिक भाग में आता है साओ पोलो। आंतरिक भाग में स्थित है साओ पोलो, जो कि विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी के रूप में जानी जाती है। और इसके तटीय भाग में स्थित आता है सेंटोस बंदरगाह। और सेंटोस बंदरगाह के माध्यम से अन्य देशों के लिए कॉफी का निर्यात किया जाता है, तो इसलिए इसको कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, सेंटोस बंदरगाह को। और साओ पोलो एक विश्व की सबसे बड़ी कहवा की मंडी है और कहवा की मंडी से और सेंटोस के लिए जो मार्ग जाता है उसको कहवा मार्ग से के नाम से जाना जाता है, तो इसको कहवा मार्ग कहा जाता है। तो इस तरह से जो ब्राज़ील देश है ये पूरे विश्व में कॉफ़ी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है और यहाँ पर कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। और साओ पोलो यहाँ की विश्व की सबसे बड़ी कहवा की मंडी है और सेंटोस बंदरगाह को विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक झील भी है और झील स्थित है, यह है पेरू और बोलिविया देश की सीमा पर, जिसे टीटीकाका झील के नाम से जाना जाता है। ये टीटीकाका झील है और टीटीकाका झील विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। तो इस तरह से हमने आज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में संपूर्ण जानकारियों को देखा और बिल्कुल मानचित्र के माध्यम से। तो आप भी इसमें मानच एटलस को रखकर इसका अध्ययन करें और अवश्य आपको ये समझ में आएगा। धन्यवाद।